नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, विपक्ष की एकजुटता की कवायद तेज हो गई है। विपक्ष बीजेपी को आने वाले चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए मंथन कर रहा है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और यहां सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात का जो सिलसिला है यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने विपक्ष के कई मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में मुलाकात करके विपक्षी एकता को खड़ा करने के लिए एक नए स्ट्रेचर, एक नए तरीके की पार्टी का उन्होंने संकेत दिया कि हम सब एक हैं, जो आगे जाके 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देंगे। आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जो तस्वीरें चल रही हैं, उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। वहां पर जाकर के उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और साथ ही उनके साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राहुल गांधी दाईं तरफ नजर आ रहे हैं और साथ ही शरद पवार, एनसीपी के प्रखर चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार आपको नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से ठीक दूसरे दिन जाकर के नीतीश कुमार और साथ ही तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में सबसे बड़ी बात यह रही कि जितनी भी मुलाकातें नीतीश कुमार ने 3-4 दिनों में दिल्ली में की है, उन सब में तेजस्वी यादव भी तमाम मीटिंग्स में मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं। नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और साथ ही एकजुटता को मजबूती दी है। लेकिन इस मुलाकात के साथ ही कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या विपक्षी एकजुटता दिखाई देगा, क्या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती दे पाएगा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी अगुवा बन पाएंगे, क्या विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे, क्या नीतीश के जाने के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। दरअसल साल 2024 से पहले मौजूदा साल 2023 में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 6 राज्यों के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहे जा रहे इन विधानसभा चुनाव के परिणामों से कुछ हद तक ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्षी लोकसभा चुनाव में एकजुटता कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैसा प्रदर्शन करेगा, कैसा प्रदर्शन उनकी तरफ से होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों के नतीजों से सबसे पहले विपक्षी दल कांग्रेस को आईना दिखा रही और देखिए और इन तमाम खबरों पर हम बातचीत करेंगे, आज चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहां पर गुवाहाटी एम्स की सौगात पूर्वोत्तर के राज्यों को उन्होंने दी और साथ ही विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि एक नई तरह की बीमारी आजकल मैं देख रहा हूं, मैं जहां भी जाता हूं इन 9 सालों में बीजेपी ने जितने बड़े काम किए हैं उनको जब लोग भुनाते हैं, लोग जब कहते हैं कि मोदी जी आपने ये कर दिया, मोदी जी आपने वो कर दिया, तो ये जितने लोग हैं जो 2014 के पहले रहे हैं उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने आज विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और साथ ही 2014 के बाद से 9 सालों में प्रधानमंत्री ने जिन बड़े कामों को किया, देश के प्रति उनका समर्पण और साथ ही जिस तरीके से देश को आगे ले जाने के राह पर वो हमेशा अग्रसर रहे, उसको देखते हुए और ये रोड शो लाइव हम आपको असम से दिखा रहे हैं। गुवाहाटी को आज प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी एम्स की सौगात दी है। 1700 करोड़ रुपए से तैयार, फुल्ली टेक्नोलॉजी से लैस, नई तकनीक से लैस गुवाहाटी एम्स और साथ ही आज अभिवादन करते हुए असम की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अपने कारकेड के साथ। तमाम उनके असम के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री सब शामिल और ऐसे में प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए असम के लोगों का आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है वो बिहू उत्सव के तहत ऑर्गेनाइज किया गया। आज बिहू है, बंगला में अगर हम कहें तो बंगाल में लोग आज नववर्ष यानी कि
नए साल के तौर पर आज के दिन को मनाते हैं वो। साथ ही असम में बिहू के लिए आज का ये दिन जाना जाता है। आज से नए साल की तैयारी और शुरुआत और जश्न का माहौल होता है। प्रधानमंत्री ने आज असम के लोगों को बिहू की भी शुभकामनाएं दी है। असम को प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी। गुवाहाटी एम्स समेत 3 बड़े कॉलेजों का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और ये जो रोड शो है वो काफी अहम हो जाता है जब प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के राज्यों से अभिवादन करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा, जब एम्स की सौगात दे रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले पूर्वोत्तर के बारे में लोगों को ना ज़्यादा पता था, ना पूर्वोत्तर की चर्चा होती थी, लेकिन 2014 के बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों की चर्चा भी हो रही है। और ये जो रोड शो है वो अपने आप में कई बड़े संदेश और कड़े संदेश भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में लाइव रोड शो करते हुए। ये प्रधानमंत्री का जो रोड शो है अपने आप में काफी अहम। और साथ ही बता दें, गुवाहाटी असम में रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये लोगों का हुजूम आप देखिए, हाथों में मोबाइल लेकर एक सेल्फी, एक बार फोटो ले लेने की चाहत के साथ तमाम जितने चाहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आज सड़कों के दोनों तरफ बैरिकेड्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ विपक्षी पार्टी आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ा संदेश दे रहे हैं। असम से कह रहे हैं कि हमने जितने बड़े बड़े काम किए, आज विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है जब 9 सालों में किए गए हमारे कामों को गिनाया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, उसके बाद डिबेट में आएंगे। पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महागठबंधन बनता है। विपक्षी एकता को लेकर पिछले कुछ दिनों से हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे 2024 चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार सब जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन की कवायद फिर से तेज हो गई है, जिसके लिए सभी पार्टियां एक हो रही हैं। गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। तो वहीं बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातचीत की, जिसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि अब बीजेपी का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि 2014 वाले लोग किसी भी सूरत पर 2024 में सत्ता में नहीं आएंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्षी एकता पर तंज कसा है। सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महागठबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है, लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। 2024 के चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के बीच हलचल देखने को मिल रही है। विपक्षी नेताओं की मुलाकात से विपक्ष का जोश हाई हो गया है, तो बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को
पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है। सबके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने का है। नीतीश कुमार उसमें प्रबल हैं, तो ये जा रहे हैं मिलने के लिए। खड़गे साहब की खुशामद कर रहे हैं। राहुल गांधी से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के वो गाना नहीं है, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए। 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। विपक्षी एकजुटता को देखते हुए बीजेपी भी सोचने पर मजबूर हो गई है कि आगामी आम चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आम चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों में एक सर्वसम्मति बन जाती है तो बेशक बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव टफ होने वाला है और दोबारा से जीतकर सरकार बनाना उसके सामने बड़ी चुनौती रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो राजनीतिक दुर्गति की बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत जल्दी में है वैसे गिरिराज सिंह जी, जैसी बातें कर रहे हैं ऐसा लगता है। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ ही ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, ब्रज मोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ, केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ और साथ ही हमारे संवाददाता रवि शराफ संवाददाता हमारे साथ कांग्रेस ऑफिस से। रवि, सबसे पहले रुख हम अपने संवाददाता का कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वही हैं। 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार आए, किन किन लोगों से मुलाकात हुई। रवीश, सबसे पहले स्टार्ट आपसे करेंगे डिबेट की। क्या देखा आपने इन 3 दिनों में? विपक्षी रुख कैसा रहा? और साथ ही जैसे नीतीश कुमार के दिल्ली आने से पहले कहा जा रहा था कि 2024 के लिए विपक्षी चेहरा, विपक्षी एकजुटता अभी भी मिसिंग है, वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे नीतीश कुमार दिल्ली आए उसके बाद आप देखिए ताबड़तोड़ जितनी विपक्षी पार्टियां उनसे मुलाकात उन्होंने की। हालांकि बात क्या हुई है ये हमें ना आपको, हम किसी को नहीं पता कि अंदर बातचीत क्या हुई है, लेकिन विपक्षी एकता, विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश किया गया है। रवि शराफ। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए तापमान जो है वो दिल्ली का बढ़ने लगा है और ये कहा जाए कि मौसम भी जो है दिल्ली में बदलने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार पहुंचते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, वहां पे पहले से राहुल गांधी मौजूद रहते हैं और एक घंटे की जो कही जाए कि बहुत बड़ी लंबी बातचीत होती है 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और सवाल कई सारे हैं, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से तलखी बनी हुई थी नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके बाद वो तलखी बदली है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के आवास पर पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव को साथ में लेकर आते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार मिलने जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, उनके बाद डी राजा से मुलाकात होती है। शरद पवार उसके बाद एंट्री करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक बातचीत होती है। तो सवाल अभी कई सारे हैं, क्या नीतीश कुमार को संयोजक की भूमिका में कांग्रेस पार्टी देख रही है? एक बार फिर से यूपीए को मजबूत करने में, उसे बनाने में, और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जा सकता है? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और विपक्ष के भी जो ये मानते हैं और ये चाहते भी हैं कि नीतीश कुमार के पास एक लंबा अनुभव है, एक लंबे वक्त से राजनीति करते आए हैं, लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक बात जो राजनीति में बार बार कही जाती है कि अगर दिल्ली का रास्ता खुलता है तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही खुलता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष के एक बड़ा नाम और एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और अब वो लामबंद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक के बाद एक तमाम विपक्ष के राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पर एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्या ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव जो थर्ड फ्रंट की कवायद की बात कर रहे थे बार बार, कांग्रेस के बगैर, बिना कांग्रेस का एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद कर रहे थे, उससे क्या नीतीश कुमार तोड़ पाएंगे, शरद पवार तोड़ पाएंगे? और शरद पवार पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से उन्होंने अडानी समूह में विपक्ष से इतर अपना एक लाइन लिया और बयान दिया, क्योंकि देखिए 19 राजनीतिक दल संसद भवन में लगातार विरोध करते रहे अडानी समूह का और जेपीसी का मांग करते रहे। उसके बाद शरद पवार का जब एक साक्षात्कार आता है उसमें वो अडानी समूह के खिलाफ में ना बोलते हुए
हुए पक्ष में, उद्योगपतियों के पक्ष में बातचीत करते हैं तो किस तरीके से शरद पवार को मनाया जाएगा और इस खेमे में लाया जाएगा, तो कई सारे अभी सवाल हैं जो जवाब कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ज्योति जी काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं, वो बता पाएंगे अच्छे से कि आखिरकार किस तरीके से शरद पवार को मनाएंगे, नीतीश कुमार को वो किस तरीके से मनाएंगे। क्योंकि देखिए अभी भी एकजुटता की बात आ रही है पर विरोधाभास अंदर से बहुत सारे हैं, कई सारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं एक साथ आना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल को साथ लेकर आते हैं तो क्या विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिहाज से गठबंधन होगा? बने रहिए आप मेरे साथ, आप मेरे साथ बने। ज्योति कुमार जी, आपने सवाल तो सुने ही है। रवि शराफ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टर और साथ ही कांग्रेस बड़े लंबे समय से कवर करते आए हैं, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उनके। क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार सामने आए, तमाम लोगों से मिले, साथ में तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद रहे, तो क्या संचालक के तौर पे, जो पहला सवाल मेरा है, क्या विपक्षी पार्टियां संचालक के तौर पर नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेंगी? देखिए रवि जी बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट है और काफ़ी दिनों से, जैसा आपने भी कहा, हम लोग जानते भी हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं कुछ बात करना चाहता हूं जिन्होंने जो सवाल उठाए हैं। आप देखिए अभी जो सिचुएशन है, देश की जो हालात है, उन हालात को देखकर और 140 करोड़ जनता की जो रिक्वायरमेंट है, जो मांग है, उसको देखते हुए ये अलायंस है। इस अलायंस में जितनी भी आप सवालें अपने मन में उठा रही हैं, जो कि कौन संयोजक बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसके साथ कहां पर क्या होगा, ये कोई मुद्दा इस तरह का नहीं है। सारी पार्टियां, क्योंकि सारी पार्टियां वही सोच रही हैं जो 140 करोड़ जनता के मन में है। क्या है वो बातें ये हैं कि गरीब की आमदनी 50% कम हो गई है, अमीरों की आमदनी 40% बढ़ गई है। आप अभी जो रोजगार की जो बात अभी प्रधानमंत्री भी हाल में कल जो उन्होंने किया था, उन्होंने 50,000 रेलवे के ही जॉब है 50,000, जिसमें कि 3 लाख अभी सरकारी नौकरियां नहीं है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं, हाई प्राइस है, करप्शन है। तो देखिए ये पूरी जो कवायद जो हो रही है, ये 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को अलग करने की है, वहां से हटाने की है। और जहां तक बात है राज्यों की बात है, हर राज्य में कोई न कोई पार्टियां मजबूत हैं, कोई थोड़ी मजबूत है, कोई बड़ी मजबूत है। आपने नीतीश कुमार का भी बात सुना होगा, खड़गे साहब का भी बात सुना होगा, राहुल जी का भी बात सुना। उन तीनों ने बोला कि हम लोग आपस में मिलकर एक बात करेंगे और जिससे मिलते जाएंगे और कारवां बढ़ती जाएगी और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे और 140 करोड़ जनता वेलफेयर के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ा तमाम मेहमानों से सुन लेते, समय थोड़ा कम है हमारे पास। मुकेश त्यागी हमारे पास, भाजपा के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी, आपने जैसा कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के ज्योति कुमार जी को सुना, हमारे संवाददाता को सुना, विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं से, क्योंकि आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि ये विपक्षी पार्टी एकजुटता का संदेश है। जिस तरीके से 3 दिनों में ताबड़तोड़ विपक्षी एकता के तौर पर जो फुटेजेस आए हैं नीतीश कुमार के साथ, वो और साथ ही जिस तरीके से तमाम पार्टियों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो 2024 के लिए क्या आपको नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियां अब एकजुट हो रही हैं? जो कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल उठाए जाते थे कि इनके तरफ से नेता ही कौन है, इनके तरफ से लड़ेगा कौन, प्रधानमंत्री के लिए लड़ेगा कौन। आपको नहीं लगता 2024 के लिए लड़ेगा कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने सारे लोग, कितनी पार्टियां आपके अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए सबसे बड़ा बुनियादी प्रश्न ये है कि इनके अंदर अंतर्द्वंद से भरी हुई जो एकता है वो कहाँ पर एकता है। हर एक घोड़े अपने अपने अलग अलग दिशा में दौड़ा रहे हैं। भगवान राम को तो 14 साल के बाद वनवास के बाद वो अपना उनका राज्याभिषेक हुआ, परंतु मुझे लगता है कि विपक्ष जो है 14 साल के बाद भी पता नहीं अनंत काल तक इनको सत्ता हासिल होने वाली नहीं, क्योंकि ये तो जग जाहिर है, दीवार पे लिखा हुआ है। अब नीतीश कुमार जी महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, वो कटोरा लेकर के घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर। शरद पवार जी जिन्होंने कमर तोड़ दी विपक्ष की, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अदानी को लेकर के राहुल गांधी जी का एक मात्र मुहिम था, उसको उन्होंने उनकी कमर तोड़ दी, तो वहां पे विरोधाभास आ गया। किस प्रकार से ये वामपंथियों के साथ मिलकर के त्रिपुरा में लड़ते हैं कांग्रेस वाले, और फिर वहां पे केरला में इनके आपस में ये विपक्ष में है। तो अब विचारधाराओं का अलग अलग है। ममता बनर्जी कहती हैं साहब कांग्रेस जो है वो बी टीम है बीजेपी की, उधर आप पार्टी कुछ कहती हैं। अभी तो आप देखिएगा कि पिनराई विजयन जो केरला के मुख्यमंत्री, वो भी कहेंगे मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा।
के स्टालिन भी बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो अभी तो प्रधानमंत्री की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को 2-2, 3-3 महीने शायद प्रधानमंत्री का एक रोटेशनल कुछ आपस में समीकरण स्थापित कर लें। नहीं, लेकिन परंतु एक मुझे कहीं सवाल दूर मुकेश तक त्यागी नतीजा जी, नहीं आता। ठीक है, आप अपनी आप पार्टी क्या सोच रही है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। जैसे ही उनके संसद की सदस्यता गई, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, जैसे ही उनके संसद की सदस्यता गई उसके बाद लगातार चुपचाप वो जिस तरीके से पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ उनके विजुअल्स बाहर आ रहे हैं, उनसे आपको नहीं लगता कि अब राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं? 2024 के लिए वो मन बना चुके हैं कि ठीक है, आपने संसद से तो मुझे बाहर कर दिया, लेकिन पार्टी को मैं आगे लेके जाऊंगा। मुकेश जी। नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि तार्किक, अगर आपके तथ्यों में तर्क नहीं है, कहाँ से मुझे बताइए राहुल गांधी जोड़ पाएंगे? हाँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं राहुल गांधी को नहीं चाहता कि वो मेरी साइकिल में बैठे। एक बार बैठे थे, मेरी साइकिल पंचर हो गई। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शीर्ष नेता हो जो राहुल गांधी जी के साथ एक नेचुरल समीकरण हो। आपस में इतने मतभेद हैं। राहुल गांधी जी क्या है, उनके वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन तक का उनको वो नहीं मिल पाया, तमगा नहीं मिल पाया। बचपन लेकर के वो सारे के राष्ट्रव्यापी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनको तरह तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हर तरीके से, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि हर परीक्षा में वो विफल हो रहे हैं। और इस परीक्षा में तो मैं समझता हूँ बहुत ही बुरी तरह विफल होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बचकाने वक्तव्य दिए हैं, राफेल के ऊपर उन्होंने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कोई सा भी मुझे आप एक पॉइंट बता दीजिए। नीतीश कुमार बन रहे हैं ना मुकेश जी, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पीछे रहेंगे, अगुआ रहेंगे नीतीश कुमार। ठीक है, हालांकि डिनाई कर रहे हैं ज्योति कुमार जी इस मेरे उससे। एनसीपी के नेता हमारे साथ ब्रजेश जी भी हैं, ब्रज मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि शरद पवार नाराज हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते आप देखिए जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर उनका बयान आया अचानक से, जबकि पूरे सेशन, पूरे बजट के सत्र में तमाम विपक्षी पार्टियां अडानी के मुद्दे पर लगी रही, और एक तरफ इंटरव्यू आता है निजी चैनल को, और साथ ही जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है, उसके बाद कह रहे हैं कि क्या शरद पवार को मना लिया जाएगा? क्या विपक्षी, क्या कांग्रेस पार्टी मना लेगी शरद पवार को? ब्रजमोहन जी। देखिए, शरद पवार जी की नाराजगी का तो कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। उन्होंने सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए थे। हाँ। उन्होंने उनका जो अनुभव था जेपीसी को लेकर वो उन्होंने देश के सामने रखा था और अपने गठबंधन के साथियों के सामने रखा था। साथ ही साथ अगले दिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि अगर गठबंधन के साथी मेरी बात से सहमत नहीं है तो जो सारे लोग तय करेंगे मैं उसके साथ काम करूंगा। हाँ। और इसी बात को ध्यान में रख के आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय शरद पवार जी की मुलाकात खड़गे साहब और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ भी हुई है। मैं सोचता हूँ ये मुद्दा तो है ही नहीं। अभी जो मुद्दा है वो ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमत है, भारतीय जनता पार्टी की जो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की नीतियों से जो लोग असहमत है, उन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर तरीके से संघर्ष कर सके, ये हम लोगों के सामने मुद्दा है। हाँ। देखिए कि किसी भी राजनीतिक रणनीति के लिए दो ही चीजें चाहिए। हाँ। नेतृत्व चाहिए या मुद्दा चाहिए। तो मुद्दा बहुत स्पष्ट है सबों के सामने। हाँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों का पूरी तौर से अस्तित्व समाप्त करना चाहता है, जो उनकी है कि ये हिंसात्मक सोच है। हाँ। इसके खिलाफ है सारे विपक्ष के लोग, सारे विपक्ष के लोग इस बात के खिलाफ हैं कि जिस प्रकार से वो बाकी के लोगों का वजूद खत्म करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं, वो मुद्दा है हम लोगों के सामने। नहीं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियां आगे बढ़ रही थी उसी मुद्दे को काट देना और ये कहना कि ये उनका निजी विचार है, उनके निजी विचार है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इस पूरे मामले से, अडानी वाले मामले, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हमारा पूरा अर्थव्यवस्था खराब हो जाता है, ये तो मुद्दा ही नहीं, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी से संजय राणा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उसका केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार। सर, मैं आप सबके पास आऊंगी, लेकिन मजबूरी है मेरी। संजय राणा, जल्दी से क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा होता है कि जब मैं भी पढ़ रहा था कि राहुल गांधी साहब ने बोला है हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, ऐसा होता है कि आप तीनों की मीटिंग, जो नीतीश कुमार जी हों, आरजेडी के नेता हों, चाहे कांग्रेस, तो ऑलरेडी गठबंधन में है। तो हिस्टोरिक मूवमेंट क्या हो गया, इस पर कौन सा बड़ा गठबंधन बना लिया? आपको याद होगा पिछले बार नीतीश कुमार जी आए थे तो सोनिया गांधी से मिले थे, इवन दो उनको इतना चांस नहीं मिला था कि फोटो खिंचा सके। इस बार तो चलो फोटो सेशन करने का चांस मिल गया है। देखिए, ऐसा है कि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अगर आपको विपक्षी एकता बनानी होती तो 2019 से ही चालू हो जानी चाहिए थी और अब तक विपक्षी एकता बन जाए।
हमारे देश में सिर्फ 2 एग्जाम्पल ऐसे हो। 1977 में आपने देखा होगा सारी पार्टियां अपनी चीजें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूल करके, अपनी पार्टियों को डिसॉल्व करके जनता पार्टी बनाई थी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी और सत्ता पाई थी, भले 2 साल बाद खत्म हो गई। दूसरी ऐसी एकता बनी थी 89-90 के समय में, वीपी सिंह ने बनाई थी, देखा 11-12 महीने सरकार चली, खत्म हो गई। तो जहां पे महत्वाकांक्षा अपनी होगी तो वहां पे एकता नहीं बन सकती है। अगर आपको एकता बनानी है तो महत्वाकांक्षा खत्म करनी पड़ेगी, अपनी कभी पार्टियों को भी खत्म करना पड़ेगा, किसी के साथ विलय करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने प्रण लिया है कि 6 पार्टियों को वो अपने पक्ष में करेंगे। वो कौन सी पार्टी है? अखिलेश जी की पार्टी है। वो कौन सी पार्टी है? ममता जी की पार्टी है, एनसीपी है, हमारे केसीआर साहब हैं। ये जो कभी भी वाईएसआर रेड्डी जो कभी भी कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है और इनको एक ऐसा बीड़ा दिया गया है जो एक तरह से सूर्य को दिया दिखाने बराबर है। इन नेताओं को पार्टी में लाना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। शुरुआत हम करेंगे अपने डिबेट के, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी। 16 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। नई शराब नीति में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। लगातार कयास लगाए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल सीबीआई के घेरे में आ सकते हैं, सीबीआई के सवालों के घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए तो मनीष सिसोदिया जेल में है नई शराब नीति को लेकर के। और ऐसे में कहा जा रहा है 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने तलब किया है, अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया है सीबीआई के तरफ से। 16 अप्रैल को पूछताछ किया जाएगा मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से। नई शराब नीति में पूछताछ होगी और साथ ही मनीष सिसोदिया को लगातार जिस तरीके से इंटेरोगेट किया जा रहा है सीबीआई के तरफ से, और अब बारी आ गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। सीबीआई ने नोटिस भेजा है। 16 अप्रैल वो तारीख होगी जिस दिन अरविंद केजरीवाल जाएंगे और उन्हें इंटेरोगेट किया जाएगा। और आपको बता दें नई शराब नीति में ही पूछताछ अरविंद केजरीवाल से भी की जाएगी। ये वही मामला है, ये वही मुद्दा है जिस पर मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है। और यह खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से फिलहाल आ रही है। आपको बता दें सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी जुड़ चुके हैं। नमित, बहुत बड़ी खबर है ये, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल गए और लगातार कहा जा रहा था, बीजेपी ये मांग कर रही थी कि ठीक है मनीष सिसोदिया तो गए, लेकिन जो बड़े कल्प्रिट हैं, जो मुखिया है इस पार्टी का, उसको बुलाकर कब तलब कीजिएगा। तो देखिए 16 अप्रैल वो तारीख है जब अरविंद केजरीवाल कटघरे में होंगे, सीबीआई पूछताछ करेगी नई शराब नीति को लेकर के। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि ये तो केवल मोहरे हैं, असली जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और आज वही साबित हो गया, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बड़ी साजिश बीजेपी रच रही है। और सूत्रों से जो बड़ी खबर आ रही है, 16 अप्रैल यानी कि रविवार के दिन जो दिल्ली शराब कथित घोटाला मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या वो जाएंगे या नहीं, इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ साफ नहीं हो पाया। कुछ ही देर के बाद पार्टी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है, उसमें तमाम जो जानकारी है वो दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से ये जो क्या नोटिस दिया गया है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी यही है कि 16 अप्रैल को दोपहर में कहीं ना कहीं नमित, ये मनीष सिसोदिया से जब इंटरोगेट किया जा रहा है, उनसे पूछताछ में कुछ बड़ी जानकारी हासिल हुई होगी सीबीआई को, उसके बाद अब हाथ डाला गया है अरविंद केजरीवाल जो कि मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के। और लगातार कहा भी जा रहा था कि ये तो छोटे प्यादे हैं, अभी बाकी हैं अरविंद केजरीवाल। नमित त्यागी, देखिए बिल्कुल, क्योंकि मनीष सिसोदिया से न केवल सीबीआई बल्कि ईडी भी पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो दोनों जो एजेंसियां वो पूछताछ कर रही हैं। ऐसे में क्या सीबीआई को कोई सबूत मिले हैं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है? क्योंकि सुबह संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पे निशाना साधा था कि जो ईडी ने कहा था कि 16 फोन मनीष सिसोदिया ने यूज करे और उनको तोड़ दिया, लेकिन उन 16 फोन में से 4 फोन अभी भी ईडी के पास हैं। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, उन्होंने ईडी पर लगाए। तो देर शाम होते होते इस तरीके की बड़ी खबर का आ जाना निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की बात है। कुछ देर के बाद जैसा मैं बता रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तमाम और जो बातें हैं उनको क्लैरिफाई किया जाएगा कि आखिर दोपहर में बुलाया गया है,
जहां से हम निकल रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती आज उसके कार्यक्रम में आए हुए थे। वहां पर हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। कुछ देर के बाद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वहां पर क्लैरिफाई किया जाएगा। ठीक है नमित, इस खबर पर अपनी नजर रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे बाद ही की जाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन तब आएगा, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जब पार्टी लाइन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद फिर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी और अब 16 अप्रैल वो तारीख होगा जब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। उन्हें नोटिस दिया गया है। चलिए वापस चलेंगे अपने डिबेट में, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। केपी मल्लिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बड़ी खबर पे बड़ी खबर आज आ रही। केपी मल्लिक जी माफ कीजिएगा, आपके पास आने में थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन 2024 के लिए बहुत बड़ी कवायद है। जिस तरीके से विपक्षी एकता, एकजुट नीतीश कुमार आए, इससे बहुत बड़ा मैसेज गया है। वो मैसेज क्या था, केपी मल्लिक बताइए आप। देखिए प्रीति, अगर आपको याद हो, जिस दिन शरद पवार ने बयान दिया था, मैं आपकी डिबेट पे था और मैंने कहा था शरद पवार जी कोई भी बयान यूं ही नहीं दे देते। राजनीति के वो मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, कहीं ना कहीं उसके कोई मायने होते हैं। हाँ। दूसरे मामले में अगर हम विपक्षी दलों की एकता की बात करें, हाँ। तो एकता का नमूना अभी आपने 30 सेकंड पहले पेश किया, अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल जी क्या करेंगे? और मेरे जो सूत्र हैं बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल महीने 1.5 महीने के अंदर जेल जाएंगे। पहले सीबीआई पूछताछ करेगी, फिर ईडी पूछताछ करेगी और फिर ये जेल जाएंगे। तो ऐसे में क्या गठबंधन होगा? उसके बाद बिहार में चली रही है यादव, जो उनके लालू बहुत यादव बड़ा के सवाल, बेटे, उनसे वैसे पूछताछ चल रही है। बहुत बड़ा सवाल कि गठबंधन होगा क्या? गठबंधन की राह पे कैसे आप चलेंगे, जबकि आपको नोटिस आ गया, आप 16 तारीख को हाजिरी है सीबीआई में, तो गठबंधन के लिए सोच में। हाँ बिल्कुल, इसमें प्रीति यूपी भी नहीं बच सकता, इसमें तेलंगाना भी नहीं बच सकता, इसमें वेस्ट बंगाल भी नहीं बच सकता, इसमें महाराष्ट्र भी नहीं। तो आप देखो, जब इन चीजों में उलझ जाएंगे तो काहे कि आपकी जो है एकता होगी। इसके अलावा बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन करती है छोटे दलों से, तो वो किस आधार पर गठबंधन करेगी? क्या वो प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? अगर कांग्रेस का प्रतिनिधि होगा तो जो लोकल पार्टी है उसका प्रतिनिधि क्या करेगा? तो इसलिए कोई भी लोकल पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में थोड़ा सा सोचेगी। और दूसरा, ये गठबंधन करना मेंढकों को एक साथ तोलने वाली बात है। अभी जो दूसरे विशेषज्ञ आपके बैठे उन्होंने कहा था कि 1977 में गठबंधन हुआ था कि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस इंदिरा गांधी की, उसके सामने एक कैंडिडेट खड़ा होगा सामूहिक। तो सामूहिक एक कैंडिडेट खड़ा अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना मुझे लगता है दूर की कौड़ी है। दूर की कौड़ी है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना। प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के मुकेश त्यागी। लीजिए, विपक्षी एकता की बात पर आप अभी कह ही रहे थे मुझसे कि एकता है कहाँ। प्रीति जी आप खुद देखिए, और इतने में अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भी चला गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संजय सिंह करेंगे। लेकिन अब आगे की राह, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से एकदम मूड में थे और एकदम जोश के साथ तमाम लोगों से मिले हैं, उसके बाद अब ये नोटिस 16 तारीख को। मुकेश त्यागी, खुश हो रहे हैं आप या फिर कुछ कह रहे हैं आप? देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अनम्यूट कीजिएगा मुकेश जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मुकेश जी, अनम्यूट कीजिए। सॉरी हाँ देखिए, मुस्कुराएगी तो जनता 2024 के चुनाव में, वो तो आप देखेंगे। विपक्ष एकता, मुझे लगता है एकता होने से पहले खंडित होने वाली है, बहुत बुरी तरह से खंडित होने वाली है आपस में। अब आप देखिए 25 फरवरी को जब तेजस्वी जी ने रैली बुलाई थी तो उसमें कांग्रेस के कोई आने को तैयार नहीं थे। 30 जनवरी को जब श्रीनगर के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्ष नेताओं को चिट्ठी लिखी, उसमें बहुत से विपक्ष लोग आने के लिए असमर्थ थे। जब इनकी यात्रा पहुंची उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसमें अजीत सिंह के पुत्र वो भी आने को तैयार नहीं हुए, अखिलेश जी नहीं आने को तैयार हुए। तो ये मुझे एकता कहाँ पे, मुझे तो लगता है कि एक प्रकार से एक जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उस प्रकार का कुछ कार्यक्रम लग रहा है। इतने परिपक्व नेताओं का सम्मेलन है, आपस में इतने परिपक्व है, इतने
लेकिन हो क्या रहा है? दिलपटा सन्नाटा। कहीं पर भी तो कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि ये कैसे 2024 में मोदी जी के रथ को रोकेंगे। कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। हर प्रकार से इनकी लड़ाई चल रही है, अंतर्द्वंद पब्लिक में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई वो नहीं। अभी हमारे एनसीपी के बोल रहे थे नुमाइंदे कि शरद पवार जी ने और मुद्दों के ऊपर कहा यूनिटी करो। अरे आपस में पहले अभी चुनाव आने वाला है, मुश्किल से 140 दिन रह गए हैं, अभी आप लोग आपस में यही नहीं डिस्कस कर पा रहे कि मुद्दे कौन से उठाने चाहिए। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ कि जनता के आगे आप लोग अपना एक प्रकार से उपहास बनवा रहे हैं। आपके अंदर किसी प्रकार की एकता कहीं से नजर नहीं आती। हाँ, आपको टूरिज्म और ट्रैवल करने का आनंद आ रहा है, एक दूसरे के साथ बैठ के चाय और पकौड़े खाने का आनंद आ रहा है, और एक सपना आप ऐसा देख रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि असंभव है। तो ये आपका ये क्षेत्राधिकार ठीक है, आप सपना ऐसा देख रहे हैं जो असंभव है। ज्योति कुमार जी, कौन सा सपना देख रही है विपक्षी पार्टी जो कि असंभव है? बता रहे असंभव है। ज्योति जी, मुझे आशा है कि आप मुझे उतना ही वक्त देंगी मुझे आशा है कि मुझे आप उतना ही वक्त देंगी जितना भारतीय जनता पार्टी और बाकियों को आपने दिया। अरे सर, आपको वक्त ही वक्त दे रहे हैं, बोलिए। आप तो वक्त की लड़ाई पता नहीं। जो सपने की बात कर रहे हैं, हाँ, जो सपने की बात कर रहे हैं, तो अब ध्यान से आप सुन लीजिए कांग्रेस की भी बात और विपक्षी दलों की भावना की बात आप समझ लें। ये अगर सपनों की बात कर रहे हैं तो सपनों के सौदागर तो प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री 2 करोड़ जॉब देने की बात की थी, एक भी उन्होंने नहीं कर पाए। जब वो 15 लाख रुपया देने की बात की थी, वो कर नहीं पाए। बोले थे महंगाई अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि महंगाई बहुत है, तो वो महंगाई नहीं कम कर पाए। 42% बेरोजगारी है युवाओं की, वो कम नहीं कर पाए। आज ये लड़ाई। और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि आप बताइए, जब इतने हमारे टॉल लीडर देश के, जब पवार जी एक बात उन्होंने कहा, उसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया, उसके बाद वो खरगे जी से भी मिले हैं, फिर उन्होंने कोई बात की, फिर उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्यों लोगों को गुमराह करने में ये प्रवक्ता और विश्लेषक लोग बैठे हुए हैं? लड़ाई क्या आदमियों के बीच में करना चाह रहे हैं? आज ये प्रधानमंत्री और देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करना चाह रहे हैं? जैसे चौथा पचवा में लड़ाई करते हैं, अच्छा तुम हमको नहीं दिखाओगे, तुमको हम तुम्हारा कॉपी फाड़ देंगे। अरे तुम किसी को, आइडियोलॉजी की कॉम्बिनेशन होती है ना, अलायंस किससे होता है? आइडियोलॉजी से होता है, आदमी से नहीं होता है। आप 100 सारे विपक्षी पार्टियों पर सीबीआई ईडी कर रहे हैं, आप अपने लोगों पर क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों करते? 17 18 पार्टियां ईडी के पास जाती है और बोलती है कि अदानी के खिलाफ इनकी तिलमिलाहट, इनकी जो तिलमिलाहट है, असम के चीफ ये तिलमिलाहट हमारे पत्रकारों पे, भाई पे भी चलेगी। इनकी तिलमिलाहट हमारे ऊपर भी आ गई। अरे भैया ये बताइए, इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? आपको तिलमिलाहट क्यों हो रही है? आपके नेता माननीय श्री परम पूज्य आदरणीय 1024 राहुल गांधी जी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके लिए हमारी घबराहट। आपको देश उनको नहीं मान रहा, हमारी गलती है। पवार जी की, अगर उनको नेता विपक्षी नहीं मान पा रहे हैं, हमारी गलती है। अरे भैया, आपकी मजबूरी है राहुल को ढोना, हमारे देश की मजबूरी नहीं है राहुल को ढोना। अरे क्यों देश को थोप रहे हो? ऐसा युवराज जिसको वो अपनी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो नेता बन सकता है। पिछले 18 साल से 18 बार लॉन्च कर चुके हो, लेकिन उसको लॉन्च नहीं कर पा रहे हो। और बार-बार पत्रकार पे, बार-बार विशेषज्ञों पे, मीडिया पे आरोप लगाते रहते हो कि भैया ये तो विशेषज्ञता गलत कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपके नेताओं को कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप ये बता दीजिए, आपका चेहरा कौन होगा? आप बता दीजिए चेहरा कौन होगा? नहीं है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो अगुवा बने हुए हैं, संजय जी, अच्छा ठीक है, क्या मीडिया का नया चलन गलत है, बिल्कुल गलत है। विपक्ष की बात, अरे मीडिया को बोल के क्या होगा सर? नहीं देना चाहते हैं, और जैसे कांग्रेस पार्टी बोलती है, विपक्ष के लोग बोलते हैं। ठीक है, मुकेश त्यागी जी रुक जाइए, मुकेश त्यागी जी, मुकेश त्यागी जी झूठे आंकड़े रखते हैं। बताइए, देश में 40% अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे? आंकड़े दिखा दीजिए, पिछले 40 साल का आंकड़ा दिखा दीजिए। ज्योति जी, जैसे ही डिबेट की शुरुआत हुई वैसे ही मैंने सवाल आपसे पूछा, उसके बाद भी आपको शिकायत, मैं आपको मौका नहीं देती हूँ। 2 बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हैं, केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनको उतना समय भी मैंने नहीं दिया, लेकिन आप अपनी बात करने के बजाय मीडिया 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 मीडिया, सर हम तो दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी बात तो रखिए।
साथ ही हम ये सवाल, क्या विपक्षी चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे? कांग्रेस पार्टी को जब बोलने का आपने मौका अरे बोलिए दिया, ना, तो नीतीश आपने कुमार दूसरे जी को होंगे, नौकरी दिया। नीतीश कुमार जी आप दूसरे विपक्षी को पार्टी नौकरी होंगे। करते हैं। आप मुझे ये बताइए, डिबेट है सर, कांग्रेस पार्टी को आपकी बोलने पार्टी का घोषणा पत्र थोड़ी चल रहा है, डिबेट है, बोलेंगे। डिबेट में तमाम लोगों को बुलाया है मैंने। नहीं, 40% आंकड़ा दिखा दीजिए, यहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट देश का, 47 से दिखा दो, का भी घोषणा पत्र दिखा चल रहा है। दो। उनका टीवी पे झूठ बोलना बंद कर दो। ये राहुल गांधी की संस्था नहीं है जहाँ पे बोल देंगे 20,000 विपक्षी पार्टियां सुबह उठ के आ गए। विपक्षी क्या विपक्षी चेहरा होंगे नीतीश कुमार जी? ज्योति जी बोलिए। ये मोदी जी का झूठे वादे का ये नहीं है चैनल। अरे मोदी की बात मुद्दे की बात आप करो। हर जगह मुझे तो ये बताइए, आपको तो हर जगह विफलता मिल रही है। मुकेश जी रुक जाइए। 2014 में भी ये गान गाया, मुकेश जी रुक जाइए। 2019 में भी गान गाया और हमारी संख्या बल बढ़ती जा रही है। विपक्षी चेहरा नीतीश कुमार होंगे। भाषण आप देते हैं टीवी पर आकर के, महंगाई 2 करोड़ 3 करोड़, आपकी बातों को जनता ले ही नहीं रही है। उल्टी आपकी संख्या कम होती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में तो आपका वर्चस्व था। अरे भाई, तो किस आप लिए कहाँ बोला रह गए था? वहां पर? वोट तो लेने भाई के लिए आप ना, हर तरीके लोगों से को यहाँ झांसा पर देके, अपनी भड़ास लोगों निकाल को लीजिए। झांसा देके टीवी वोट लेने स्टूडियो के में लिए भड़ास बोला था ना। निकालने से आप बोलो, आप जो है जनतंत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऑनलाइन बोलो, आप अपनी इतने बड़े विफलताओं चैनल पर क्यों बैठकर आप नहीं बोलो gracefully कि accept करते हमने हैं कि भाई हम 2 हार करोड़ चुके हैं, वोट हम पूरी लेने तरह के से लिए परास्त झांसा हो दिया चुके था। हैं। ये आपकी जो है मैंने बुनियादी स्थिति है। देने के एक लिए वीडियो दिखा दो, एक वीडियो जहाँ पे मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है। आप मुझे बताइए 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी की टैली क्यों बढ़ रही है? अगर आपके मुद्दे इतने मजबूत हैं, इतने बुनियादी हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, तो हमारी टैली पार्लियामेंट के अंदर बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि आपकी घटती क्यों जा रही है? झूठ बोल क्योंकि के आपकी वोट दिया। बातों में कोई दम नहीं है। आपका बैकग्राउंड भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। भारत के वो जानते हैं भैया इतने बड़े भले भ्रष्टाचारी लोगों अगर को देश में गुमराह दोबारा से करके आ गए आपने वोट तो लिया, देश को पहले भी लेकिन लूटा अब था और 2024 मुझे में नहीं लगता है चलेगी। लूटा करके ले जाएंगे। 2024 में देखिए लोगों बुनियादी को पता बात यह चल है चुका प्रीति है जी कि कि आप झूठ भ्रष्टाचार बोलते का हैं, यहाँ पर झांसा वातावरण देके था वोट और लेते हैं। आपने भ्रष्टाचार जितने के ऊपर वादे जो है थे अवरोध अब लगा वो दिया वादे मोदी गलत जी थे ने, और तो केवल इनकी जो सत्ता ये में जो बैठने दुकानें के चल रही लिए थी वो सब केवल बंद हो गई कुर्सी है। में बैठने अब ये के सब लिए दुकानदार आप मिल झूठ बोलते करके हो। चलिए ये भ्रष्टाचार को दोबारा से पुनर्जीवित करना एनसीपी चाहते के हैं। नेता भी ये है चुपचाप मुद्दा। बैठे प्रवक्ता। अरे ब्रिजमोहन जी इतने सीनियर है, बोलने दीजिए उनको। आप लोग इतना चिल्लाइएगा तो विपक्षी पार्टियों की आवाज मुद्दा कैसे यही है जाएगी? कि बोलने सबकी दीजिए। भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो गई है। कुछ बोल नहीं रहे भ्रष्टाचारी मिलकर के अब जो है आप लोग महागठबंधन कर रहे ब्रिजमोहन हैं। जी को भी शरद पवार जी समझ ले रहे हैं। रुक जाइए थोड़ा, बोलने दीजिए उनको। ब्रिजमोहन जी, नाराजगी की बात की जा रही है, हालांकि आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, लेकिन पार्टी से अलग थलग बयान देने के बाद तो जो कैटेगराइज किया जा रहा है कि जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा, उससे कैसे डिनाई कर सकती है पार्टी? प्रीति जी, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर रहा हूँ, पवार साहब ने सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए थे। शरद पवार जी अपना जस्टिफिकेशन दे चुके हैं, तो उस पर क्यों बार बार इस पर बात करना है? अच्छा, आपके हिसाब से ज्योति जी क्या सवाल पूछना चाहिए? अच्छा एक सेकंड, मुकेश जी बताइए क्या सवाल पूछूं? एक सेकंड रुके मुकेश जी, क्या सवाल पूछूं मैं? बताइए, आप पूछ लीजिए मेरे बदले। पूछिए इंडिया का सवाल ज्योति कुमार जी होस्ट कर रहे हैं। ज्योति कुमार जी सवाल पूछिए। आप तो पूछ ही रहे हैं। आप नहीं तो आपको बड़ा आपत्ति है मेरे सवालों से? इनको सबसे सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी से, मलिक साहब से आपत्ति है, भारतीय हमसे जनता आपत्ति पार्टी है। से बोलिए सवाल है ब्रिजमोहन जी, आप लोगों को झांसा देके क्यों वोट लिए? 2 करोड़ का नौकरी का लालच देके क्यों किया? 15 लाख वोट का झांसा देके क्यों लिया? देश को बेच अब 2024 में लोगों को पता चल देश चुका को है, बेचने के तो बाद आपको आप सत्ता दोबारा से इसीलिए नाराज है, इसीलिए ब्रिजमोहन, इसीलिए एनसीपी नाराज है आपसे, क्योंकि आप लोग बोलने नहीं देते, इसीलिए नाराज है और सामने डिबेट में अप्रूव कर रहे हैं। आप बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बोलिए। बिल्कुल नाराज नहीं है एनसीपी, बिल्कुल एनसीपी। शरद पवार हमारे बड़े नेता हैं और उन्होंने अपनी बात को बोल चुके हैं, जस्टिफिकेशन दे चुके हैं, खड़गे जी से साथ मिल लिए हैं और सारे विपक्ष को लेकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। चलिए, आज से एनसीपी कह रही है ये सवाल मैं एनसीपी से पूछेंगे, जवाब आप देंगे। आप समझते हैं कि हिंडनबर्ग और अडानी मुद्दा खत्म हो चुका है? आप बोलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बोलिए, खत्म हो गया वो केस, जेपीसी नहीं लगाएंगे आप? बोलिए ना।
देखिए आदरणीय त्यागी जी अदानी का बहुत जोश में अपनी अदानी का बात कह कैसे रहे हैं। खत्म हो जाएगा? आप 609 से मोदी जी अरे, ने LIC का आपके शरद पैसा, पवार जी कह रहे हैं SBI कि का वो मुद्दा ही नहीं पैसा होना सारे चाहिए। केवल अदानी और को आप दिया। बोलिए और शरद पवार बाकी की अगर ये राजनीतिक रूप से- LIC है, बोलिए कि अदानी मुद्दा है ही नहीं, SBI ये कह रहे हैं, अदानी का तो बात इनको हवाले करें, देने तभी हम दूंगा। मानेंगे आपके अंदर फिर यूनिटी छुपाए है। भाग रहे ये होंगे। कैसी एकता अलग अलग इस सुर में देश बात कर रहे हैं आप लोग? अरे भैया, हम लोग राहुल के चेला नहीं है, आंकड़े लेके बैठे LIC की बात करोगे, LIC के आंकड़े देंगे, जो SBI के आंकड़े की बात करोगे, SBI के आंकड़े देंगे, लेकिन यहाँ पे तथ्य रख के बैठे ये नहीं देश को। बाकी को नहीं दिया। और लोग जो बैंक में आप पैसा ब्रजमोहन जी जमा को बोलने नहीं किए, वो देंगे, मोहन केपी चौकसी मलिक जी को और बोलने नीरव देंगे। मोदी को अरे पैसा साहब, देकर नीरव मोदी को अरे नोटिस दिया था। ये किसी अरे को बोलने बोलने नहीं, दीजिए। राहुल गांधी जी बस रुक जाइए केपी मलिक जी बताइए, ये जिस तरह से ज्योति जी कर रहे हैं, बोलने ही नहीं दे रहे किसी को। ठीक है ज्योति जी रुक जाइए, मैं समझ रही हूँ आपकी भावना। केपी मलिक बहुत जी क्रोधित हैं। 2024 अमित शाह आज बंगाल गए, कह रहे 35 सीटें हमें दे दीजिए, उसके बाद आपके यहाँ से हिंसा आप देखिएगा खत्म। 35 सीटों की बात कर रहे हैं बंगाल से अमित शाह। देखिए प्रीति जी, 24 अगर के आप लिए। देखें हाँ। यहाँ पे जिस प्रकार से विपक्षी दल हाँ। अभी एकता कर रहे हैं, अभी मिलजुल रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से बहुत गंभीरता से शाम धाम करते हुए चुनाव की तैयारी कर रही है। बिल्कुल उसी तैयारी के हिसाब से प्रधानमंत्री आसाम में है, और उसी तैयारी के मद्देनजर जो गृह मंत्री हैं और भाजपा के चाणक्य हैं वो वेस्ट बंगाल में है, और वो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसी पैटर्न पे वो चुनाव लड़ते हैं। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए, विपक्षी दलों को भी समझना चाहिए। एक चीज और मैं छोटी सी यहाँ क्लियर कर दूं, जिसपे ज्योति जी भी और बाकी लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी खुश हो रहे हैं कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी है शरद पवार ने। शरद पवार ने ये कहा है कि जेपीसी बनने से कोई जल्दी इंसाफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जेसीपी की अपनी एक प्रक्रिया होती है। तो मुद्दा बंद कर देना, ये कांग्रेस वाले बोले मुद्दा बंद है। अगर ये क्यों नहीं जेपीसी बोल देते? बनती है, जेपीसी अगर बनती है, उसका कई बार निर्णय जो है सरकार के पक्ष में आता है। कांग्रेस की रिजीम में 2 बार आया है कांग्रेस के पक्ष में, इसलिए शरद पवार जी का कहना ये था। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा उन्होंने ये कह दिया था, उनका ये था कि अगर जेसीबी बनती है तो कांग्रेस के भाजपा के हक प्रवक्ता में दे बोलते हैं कि सकती ये है। जेपीसी का मुद्दा समाप्त हो चुका, क्योंकि सर, वो आप हमारे बोल रहे अंदर हैं, वो आप विपक्ष बोल में रहे हैं, बहुत बड़ी कांग्रेस ठोस के एकता प्रवक्ता है बोल रहे हैं, ये और मेरा हम काम शीर्ष नहीं नेता है। शरद पवार जी का परिधि जी सम्मान बताएं करते कौन बोल रहे हैं, ये बोल मेरा दें, काम नहीं है, वो आप सार्वजनिक बोलिए। रूप से बोल दें, संजय मैं राणा मान जाऊंगा जी इनको। ठीक, अभी केजरीवाल से 2 दिन पहले नीतीश कुमार मिले और आज उन्हें नोटिस आ गया। देखिए आपको प्रीति जी याद होगा, यही केजरीवाल भर भर के लालू प्रसाद जी को गाली देते थे आज से 7-8 साल पहले। आज वो कहाँ पे खड़े हैं? हाथ मिलाने को खड़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन पे शिकंजा कसेगा वैसे वैसे ये तड़पेंगे और तड़पेंगे, और तड़प करके क्या करेंगे? ऐसे लोगों के साथ जाओगे जो हमेशा करप्शन में लिप्त रहे हैं। आज देख लीजिए वो नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं, आज वो देख लीजिए लालू प्रसाद जी से मिल रहे हैं, जिनको ये भर भर के गाली देते थे। आज देख लीजिए वो बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ एकता बनानी चाहिए। तो देखिए अब इनकी कथनी और करनी में अंतर दिखने लगा है। जब शिकंजा कसा जाता है तो पलट जाते हैं। ये सब चीजों जनता, देखिए जनता आजकल की आज से आप नहीं करते थे। अरे महाराज काहे इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो? इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो? अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने शांत रखिए। बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई। अरे मान्यवर, अरे भाई साहब, अरे गलत क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई गलत साहब, क्यों बोल रहे हैं? आपका युवराज हूँ जो सुनूंगा। लोग को देश में लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अरे भाई साहब, बोलते रहेंगे, चुप रहेंगे। अरे बिल्कुल बोलते रहिए, बोलते रहिए। राहुल गांधी भी ऐसे बोलते हैं। देश को गुमराह नहीं कर सकते। 20,000 करोड़ रुपया देश को गुमराह अदानी, नहीं कर सकते। अंबानी, देश को गुमराह नहीं टाटा, कर सकते। बिरला, ऐसे चिल्लाते रहो। वो जन्म देश की जनता अभी तो 52-53 सीट दी है ना। गांधी को अरे हमें डर लग रहा है कहीं 10 के आंकड़े के नीचे ना आ जाओ आप लोग। कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी में आजकल ऐसे लोग आने लगे हैं जिनका अगर थर्मामीटर से टेस्ट किया जाए तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल काफी बढ़ा हुआ है। और आपकी वाणी और आपका तरीका ये दर्शा रहा है कि आप कितने विचलित हो, कितने परेशान नजर आ रहे हो कि दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हो और झगड़ा कर रहे हो टीवी जी। मेरा आपसे एक निवेदन है, आपके कार्यक्रम से के माध्यम से एक निवेदन है, इनसे कांग्रेस के प्रवक्ता से बुला दीजिए कि भाई अडानी और जेपीसी के फाइनल कमेंट। अच्छा ठीक है, फाइनल कमेंट आप बोलने दीजिए ब्रजमोहन जी को, और नाराज हो जाएंगे, हमारे आएंगे भी नहीं। आप लोग समझते भी नहीं है मतलब। नहीं क्यों नहीं? ब्रजमोहन जी आएंगे। बोलने नहीं दिया आप प्रीति लोगों जी, ने। कांग्रेस वाले नहीं बोलने दे रहे थे, हम लोग तो बोलने दे रहे थे। बोलिए, फाइनल कमेंट दीजिए सर, मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ, बोलिए। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात हो रही है, कहा जाता है बड़ी ईमानदार पार्टी है,
आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल से 12 लोगों को बाहर करना पड़ा। उसमें से एक आदमी को सिर्फ उन्होंने गवर्नर बनाया, गहलोत साहब को, जो कि ईमानदार आदमी थे। 11 लोग चोर और बेईमान थे जिनको उन्होंने बाहर भी कर दिया और उसके बाद उनको कोई अवसर नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज सचमुच अगर देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जैसा कि त्यागी जी बोल रहे हैं कि ईमानदारों की पार्टी है, तो उन 11 विभागों की फाइलें देश के सामने खोल के रख दे और कहें कि देश के लोगों से क्या ही, और देख लीजिए मेरे इन 11 लोगों ने किस प्रकार से काम किया है। हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। ये पूरी तौर से भ्रमित पार्टी है। आप देखिए कर्नाटक में आज क्या हो रहा है। कर्नाटक में इनके पास एक चेहरा नहीं है, सारे लोगों में झगड़े हो रहे हैं। ये दूसरों की पार्टियों के द्वंद्व को देखते हैं, लेकिन ये देखने को तैयार नहीं है कि इनकी खुद की पार्टी में क्या हो रहा है। आज राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, इनके पास चेहरा नहीं है कि कौन प्रधान वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। क्या वसुंधरा राजे होंगी, क्या वहां पे गहलोत साहब होंगे, क्या वहां राठौर जी होंगे, क्या वहां कटारिया जी होंगे, कौन होगा, बताने को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरों पे जब आरोप लगाती है उस समय वो कभी ये देखने को तैयार नहीं होती कि उनके खुद के यहाँ क्या चल रहा है। अब चलिए समय थोड़ा कम है। हाँ, समय थोड़ा कम है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। हाँ। अभी जो कर्नाटक पे टिकट बटे हैं, हाँ। हर छठवां आदमी किसी ना किसी परिवार का है, या तो उसका पिता कोई सांसद था या उसका भाई एमएलए। ये जो बातें कह रहे हैं वो सारी बातें देखिए प्रीति, अगर विपक्ष की एकता की बात करते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़ता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी शाम दाम तंग भेद करेगी, क्या उसको विपक्ष के लोग नहीं करेंगे? बाकी के लोग भी जानते हैं सारे उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। दूसरा, नीतीश कुमार के ऊपर तमाम विपक्षी दल और दूसरे देश के लोग इतने जल्दी विश्वास करेंगे, क्योंकि चंद रोज पहले वो भाजपा की गोदी में बैठे हुए थे, तो इसमें थोड़ा संशय लोगों को है कि वो कितनी देर बैठेंगे। दूसरा क्या है, जो चक्रव्यूह चल रहा है जिसमें केजरीवाल फंस गए हैं, लालू का परिवार फंस गया है, तो बाकी लोग फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। ज्योति कुमार जी फाइनल कमेंट जल्दी से प्लीज, समय बहुत कम है। फाइनल कमेंट, फाइनल। बस ठीक है। मैं चूंकि बिहार से आता हूं तो मैं बिहार की एक लाइन में बात करता हूं। फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी 2019 में इनको जो वोट मिला था वो 21% वोट मिला था, और पूरा महागठबंधन हम जब मिल जाते हैं तो हमारा 79% वोट होता है। आप बताइए 40 में से इनको एक सीट नहीं मिलेगी। परिवारवाद की बात करते हैं, ये एंटोनी के बेटे को लेते हैं तो परिवारवाद नहीं है, वसुंधरा राजे के बेटे वहां है तो परिवारवाद नहीं है, राजनाथ सिंह का बेटा है तो परिवारवाद नहीं है। कर्नाटका में अभी जैसा कि इन्होंने बोला, हर छठे सातवें किसी नेता को बेटे तो परिवारवाद। तो ये झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है ये। हाँ मुकेश जी, समय हमारे पास नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है हमें कि हम आगे बढ़े, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, ऐसे में बड़ी खबर भी हमारे पास आई कि अब अरविंद केजरीवाल के पास नोटिस गया है, 16 अप्रैल को हाजिर होंगे। और साथ ही रहे थे ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही थी कि बात तो विपक्षी पार्टी की होती है, एकजुटता की होती है, लेकिन एकजुटता है कहाँ, है कौन विपक्षी पार्टी में? सवाल बहुत बड़े हैं, जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन समय के साथ क्या हमें जवाब मिलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।